अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो कि है फ्रेम ऑफ सूट के बारे में। तो फ्रेम ऑफ सूट क्या है? बेसिकली ऑर्डर 2 जो है वो हमें बताता है कि एक जो दावा है उसका फ्रेम कैसा होना चाहिए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होना चाहिए, उसको किस तरीके से तहरीर करें, या कि क्या हम एक एक से ज़ायद जो कॉज ऑफ एक्शन है उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, एक ही दावा में उसको तहरीर कर सकते हैं, एक ही दावा में डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शंस जो हैं उनको क्या हम उनसे रिलीफ जो है वो क्लेम कर सकते हैं, या अगर जो प्लेंटिव है अपना जो उसका क्लेम है उसमें से कुछ उसका पार्ट जो है वो रिलिंक्विश कर देता है, छोड़ देता है, तो क्या बाद में वो फिर उसको क्लेम कर सकता है। तो इसको डील करता है जी ऑर्डर 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जो क्या है फ्रेम ऑफ सूट के बारे में। तो पढ़ते हैं जी इसका रूल वन जो है वो फ्रेम ऑफ सूट के बारे में, ये एक जनरल रूल है। तो इसको पढ़ते हैं जी। एवरी सूट शैल एज फॉर एज प्रैक्टिसेबल बी फ्रेम्ड सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड्स फॉर फाइनल डिसीजन अपॉन दी सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग देम। रूल वन कहता है कि जो हमारा एक दावा है, जो हम दावा दायर करने जा रहे हैं, उसको इस तरीके से तहरीर करें कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं इन डिस्प्यूट, उन तमाम तर सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट के जो ग्राउंड्स हैं वो उस दावा में ले लें, ताकि उसको जो फर्दर उसकी लिटिगेशन जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। आगे इसका रूल टू है, उसका सब रूल वन है जी। ये कहता है सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। रूल टू जो है वो है जी सूट टू इंक्लूड दी होल क्लेम के बारे में। अब ये क्या है? इसका सब रूल वन कहता है एवरी सूट शैल इंक्लूड दी होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, बट अ प्लेंटिफ मे रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। रूल टू कहता है कि प्लेंटिफ जो है वो अगर जितने भी वो क्लेम करने का इंटाइटल्ड है, तो उसको चाहिए कि वो तमाम तर जो उसका क्लेम है उसको उसका जो होल क्लेम है वो उस दावे में तहरीर करे उस कॉज ऑफ एक्शन की बाबत। अब इसमें दूसरी बात है, बट अ प्लेंटिफ मे रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। अब इसमें दूसरी बात कह दी गई है कि लेकिन जो प्लेंटिफ है वो अपने क्लेम का कुछ हिस्सा जो है वो छोड़ सकता है, उसको रिलिंक्विश कर सकता है अपने दावे को जो है वो विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट लाने के लिए। मिसाल के तौर पे कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक जो कोर्ट है उसका जो दावा सुनने की समाअत है वो 40 लाख तक की पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है उसकी। तो अब प्लेंटिफ यहाँ पे क्या कर सकता है? अगर प्लेंटिफ का क्लेम है 50 लाख का, लेकिन जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वो उसकी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ही 40 लाख की है। अब अगर तो प्लेंटिफ जो है वो 50 लाख ही क्लेम करता है तो उसे अपर फॉरम पे जाना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है नहीं जी, मैं अपर फॉरम पे नहीं जाऊंगा, मैं ये लोअर कोर्ट में ही दावा करना चाहता हूँ। तो फिर जो है वो 50 लाख की बजाय अपना 10 लाख जो है 10 लाख का क्लेम छोड़ के 40 लाख तक का जो है क्लेम वो रिलीफ जो है वो क्लेम कर सकता है उस दावे में, उस कॉज ऑफ एक्शन की बाबत, ताकि जो उसका दावा है वो विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोअर कोर्ट आ जाए। अब इसका सब रूल टू है, वो क्या कहता है? वेर अ प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो omitted और रिलिंक्विश्ड क्लेम। सब रूल टू जो है वो सब रूल वन का ही हिस्सा है। ये कहता है कि जहाँ पे प्लेंटिफ ने जानबूझकर रिलिंक्विश कर दिया हो, इंटेंशनली कर दिया हो, या ओमिट हो गया हो उससे, उस वो गलती से उससे वो जो उसका रिलीफ उसने क्लेम करना था वो गलती से उस ऐसा हुआ है कि उसने वो क्लेम नहीं किया, तो फिर क्या होगा? फिर वो कहता है जी ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो omitted और रिलिंक्विश्ड क्लेम। तो फिर अगर उसने इंटेंशनली जो है अपना क्लेम को ही जो है उसका रिलिंक्विश उसने कर दिया है या उससे ओमिट हो गया, तो फिर बाद में वो जो है वो जो बकिया उसका क्लेम रह गया था जो उसने रिलिंक्विश कर दिया है या ओमिट हो गया उससे, तो वो बाद में उसकी बाबत जो है दावा दायर करके उसको क्लेम नहीं कर सकता। अब आगे चलते हैं जी। आगे क्या है? आगे इसका सब रूल थ्री है। ये क्या कहता है जी?
A person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such relief. सब रूल 3 कहता है कि जहाँ पे कोई प्लेंटिफ कोई पर्सन जो है वो मोर देन वन रिलीफ जो है वो क्लेम कर सकता है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, but if no omits except with the leave of the court to sue for all such relief he shall not afterward sue for any relief so omitted. अब सब रूल 3 कहता है कि जहाँ पे एक पर्सन है, एक प्लेंटिफ है, वो एक से ज़्यादा रिलीफ जो है वो क्लेम कर सकता है, लेकिन उसने जो है उन 2 3 या 4 रिलीफ में से किसी एक रिलीफ को ही क्लेम किया है, तो फिर जो है वो आफ्टरवर्ड उसको जो बकिया रिलीफ्स उसने छोड़ दिए हैं या उसने उससे ओमिट हो गए हैं, तो फिर बाद में वो उनको जो है क्लेम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा होता है उसमें आप जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो भी क्लेम करते हैं, साथ में डैमेजेस भी क्लेम करते हैं। तो अगर आपने डैमेजेस क्लेम नहीं किए या अगर आपने सिर्फ जो है वो डैमेजेस क्लेम किए हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो आपने क्लेम नहीं की, तो बाद में जो है आप जो रिलीफ आपसे रह गया है आपने रिलिंक्विश कर दिया, उसकी बाबत आप दोबारा से जो है वो दावा नहीं कर सकते। आगे इसकी एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन है, ये क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल एंड एप्लीकेशन एंड अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड सक्सेसिव क्लेम अराइजिंग अंडर द सेम ऑब्लिगेशन शैल बी डीम्ड रिस्पेक्टिवली टू कॉन्स्टिट्यूट बट वन कॉज ऑफ एक्शन। अब ये कहता है जहाँ पे जो है ऑब्लिगेशन हो और कोलेटरल सिक्योरिटी भी दी गई हो किसी एक्ट के परफॉर्म करने के लिए, तो फिर जो है उन तमाम तर चीज़ों को एक ही कॉज ऑफ एक्शन समझा जाएगा और उनको इकट्ठे जो है वो क्लेम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे जैसा कि है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, ये जी आपने बिल्डिंग जो है वो तामीर करनी है और उसको उसकी सिक्योरिटी के लिए 20 लाख रुपए भी दे दिए गए हैं, प्लेंटिफ ने उसको दे दिए। अब जो है अगर वो नहीं करता, उसको कॉन्ट्रैक्ट को वो जो है परफॉर्म नहीं करता, तो साथ में जो है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी क्लेम की जा सकती है और जो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे उसने पैसे दिए हैं प्लेंटिफ ने उस पर्सन को, तो वो भी क्लेम वो कर सकता है। आगे इसका जो है वो रूल 3 है, वो क्या कहता है, वो कहता है जी ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। अब ये है कि क्या एक से ज़्यादा अगर कॉज ऑफ एक्शन हों तो उनको एक ही दावे में हम जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो रूल 3 हमें बताता है, इसका सब रूल 1 पढ़ते हैं जी, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अ प्लेंटिफ मे यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल कॉज ऑफ एक्शंस अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली। रूल 3 का सब रूल 1 कहता है कि जहाँ पे प्लेंटिफ जो है उसको सेवरल कॉज ऑफ एक्शंस अराइज होते हैं वहाँ पे किसी पर्सन के ख़िलाफ़, तो क्या होता है फिर वो जो है सेवरल कॉज ऑफ एक्शंस को एक ही दावा में जो है वो क्लेम कर सकता है, उनके ख़िलाफ़ जो है रिलीफ क्लेम कर सकता है। कब? अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। अगर वो कॉज ऑफ एक्शन जो एक से ज़्यादा राइज हुए हैं प्लेंटिफ को, अगर उस दावे में जो डिफेंडेंट है वो सेम है उन तमाम तर कॉज ऑफ एक्शंस की बाबत, तो फिर जो है वो प्लेंटिफ उसको यूनाइट कर सकता है और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली। और अगर एक दावा में जो है डिफेंडेंट्स एक से ज़्यादा हैं और वो जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुए हैं एक से ज़्यादा वो तमाम तर डिफेंडेंट्स के ख़िलाफ़ हुए हैं, तो फिर जो है फिर भी प्लेंटिफ जो है तमाम तर डिफेंडेंट्स के खिलाफ वो कॉज ऑफ एक्शन को एक ही दावा में ज्वाइंट कर सकता है। अब आगे क्या कहता है जी, एंड एनी प्लेंटिफ्स हैविंग कॉज ऑफ एक्शन इन विच दे आर जॉइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट्स और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली में यूनाइट सच कॉज ऑफ एक्शन इन द सेम सूट। अब जहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है और वो तमाम तर प्लेंटिफ्स जो हैं वो जो एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पे अराइज हुए हैं उन डिफेंडेंट्स के ख़िलाफ़ इंटरेस्ट रखते हैं उन तमाम तर कॉज ऑफ एक्शन में, तो फिर जो है उनको एक ही दावा में ज्वाइन किया जा सकता है। आगे इसका सब रूल 2 है, वेयर कॉज ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एज रिगार्ड द
सूट शैल डिपेंड ऑन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सब्जेक्ट मैटर एट द डेट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट। ये असल में पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है, कोर्ट की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, कि अगर मिसाल के तौर पे जो प्लेंटिफ है उसने एक दावा दायर किया है ए बी और सी के ख़िलाफ़। अब उसने जो प्लेंटिफ ने ए से भी 20 लाख लेना है, बी से भी 20 लाख लेना है, सी से भी जो है वो उसने 20 लाख लेना है। अब ये तो 60 लाख हो गया, लेकिन कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो 50 लाख है। अब इसको जो 60 लाख है उसको काउंट, ये 60 लाख ही नहीं, उसको काउंट कर लिया जाएगा कि जो प्लेंटिफ है उसने ए से भी 20 लेना है, जो बी है उससे 20 लाख लेना है, सी से 20 लाख लेना है, नहीं, उसकी एग्रीगेट को, सब्जेक्ट मैटर की एग्रीगेट को देखा जाएगा। अब आगे इसका जो है रूल 4 है वो क्या कहता है जी, वो कहता है ओनली सर्टेन क्लेम टू बी ज्वाइंट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो है वो एक तरह से बार लगा दिया गया है, वो क्या है वो पढ़ते हैं। नो कॉज ऑफ एक्शन shall unless the leave of the court be joined with a suit for the recovery of immovable property except। रूल 4 कहता है जी, कोई भी कॉज ऑफ एक्शन जो है उसको, अगर एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन हैं तो उनको जो है एक ही दावा में ज्वाइंट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। लेकिन आगे जो है, आगे इसकी क्लॉजेस दी गई हैं, वो एक्सेप्शन दे दी गई है कि ये जो है इन क्लेम्स को जो है, इन कॉज ऑफ एक्शंस को जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाबत जो है एक ही दावा में इनको ज्वाइंट किया जा सकता है। आगे इसका सब क्लॉज 1 है जी, वो पढ़ते हैं। क्लेम्स फॉर मीन्स प्रॉफिट और एरियर ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेम्ड और एनी देयर ऑफ, कि जहाँ पे मीन्स प्रॉफिट हों इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाबत और एरियर ऑफ रेंट हो, जहाँ पे रेंट के एरियर्स हों और मीन्स प्रॉफिट हो, तो इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाबत, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाबत मीन्स प्रॉफिट हो और एरियर ऑफ रेंट हो, कि रेंट आपने क्लेम करना है तो उसके साथ आप मींस प्रॉफिट जो है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाबत एक ही दावा में, कि ये जी फ़लाँ बंदा जो, अब मीन प्रॉफिट होते क्या हैं, मीन्स प्रॉफिट वो होते हैं कि अगर कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी पे बिल फर्ज आपने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी, एक घर बनाया, तो उस पर कोई बंदा जो है वो काबिज़ हो गया, अब उसने कब्ज़ा कर लिया है, तो आप जो जाते हैं पोजेसन के लिए तो आप उससे मींस प्रॉफिट भी क्लेम कर सकते हैं। तो कि लाओ जी भाई जी, ये आपने जो है इतनी देर मेरी प्रॉपर्टी यूज़ की है, इससे बेनिफिट उठाया, तो जो आपने इससे बेनिफिट उठाया है तो इसके मुझे मींस प्रॉफिट भी दो। आगे क्लॉज बी है, क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज़ हेल्ड। तो जहाँ पे डैमेज, अब क्लॉज बी कहता है कि आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसकी बाबत आप, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी आप क्लेम कर सकते हैं और उसकी ब्रीच की बाबत आप डैमेजेस भी साथ में क्लेम कर सकते हैं। आगे इसकी क्लॉज सी है, वो क्या कहता है, claims in which the relief sought is based on the same cause of action, कि जो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे ही, उसी कॉज ऑफ एक्शन पे बेस कर रही है, तो फिर भी आप उनको जो है इकट्ठा क्लेम कर सकते हैं। आगे इसकी प्रोवाइजो है, वो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम टू प्रिवेंट एनी पार्ट इन अ सूट फॉर foreclosure or redemption from asking to be put into possession of the mortgage property। ये प्रोवाइजो कहता है कि ये जो है रूल, इस ये उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाबत, ये जो रूल 4 है जहाँ पे बताया गया है कि जिन जिन कॉज ऑफ एक्शंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं जी, क्लॉजिंग में बता दिया गया है। तो आगे प्रोवाइजो दिया है, ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की बाबत होगी, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी होगी, तो उसके लिए जो है अब यहाँ पे दो बातें बता दी गई हैं कि फोरक्लोजर और रिडेम्पशन, कि एक प्रॉपर्टी जो है वो बैंक को मॉर्गेज कर दी गई है, तो अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते, उसका लोन जो है वो वापस नहीं करते, तो फिर जो है बैंक या वो अथॉरिटी जहाँ पे प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया है, तो वो फिर उस शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो फोरक्लोजर का दावा करते होते हैं, तो वो भी क्लेम कर सकते हैं उस दावे में, पोजेसन भी क्लेम कर सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाबत,
और आगे दूसरी बात जो है रिडेम्पशन की है कि अगर आपने लोन जो है उसको पे आउट कर दिया है मुकम्मल तौर पे, तो फिर रिडेम्पशन के साथ आप पोजेसन भी प्रॉपर्टी का क्लेम कर सकते हैं। अब आगे इसका रूल 5 है। ये क्या कहता है जी? ये कहता है क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हियर। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर कोई बंदा, अब एग्जीक्यूटर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, लीगल हेयर भी हो सकता है, कोर्ट की तरफ से भी जो है वो किसी प्रॉपर्टी की बाबत एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जाते हैं, एग्जीक्यूटर भी हो सकता है कोई बंदा, कोई किसी के बिहाफ पे, और लीगल हेयर्स जो हैं कानूनी वारस होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये क्या कहता है रूल 5? रूल 5 कहता है नो क्लेम बाय और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हियर एज सच शैल बी ज्वाइंड विद क्लेम बाय और अगेंस्ट हिम पर्सनली। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि अगर किसी बंदे को एग्जीक्यूटर बना दिया गया है किसी प्रॉपर्टी की बाबत, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है, या वो लीगल हेयर है और वो किसी एज ए प्लेंटिफ के तौर पे किसी बंदे के ख़िलाफ़ जो है दावा दायर करता है, तो वो उस प्रॉपर्टी के साथ जो उसका क्लेम होगा सिर्फ वही वो क्लेम कर सकता है उस प्रॉपर्टी की बाबत जिसका उसको एग्जीक्यूटर बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, या वो लीगल हेयर है। वो अपना पर्सनल क्लेम उस दावा में जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता। इसी तरह अगर किसी एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या लीगल हेयर को के ख़िलाफ़ जो है वो कोई बंदा दावा करता है, तो फिर जो है वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी की बाबत ही जो है वो दावा कर सकता है एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और लीगल हेयर के ख़िलाफ़। लेकिन अगर उस बंदे को इनसे कोई पर्सनल क्लेम है, तो वो फिर उस दावे में जो है वो क्लेम, इनका पर्सनल क्लेम जो इनसे उसने लेना है, या उस बंदे को इनके साथ कोई पर्सनल क्लेम जो है उसने क्लेम करना है, कोई रिलीफ इनसे पर्सनल लेनी है, तो फिर उस प्रॉपर्टी के बाबत जो दावा होगा उसमें वो जॉइंट उसको नहीं करेगा, अनलेस द लास्ट मेंशन क्लेम आर alleged to arise with reference to the state in respect of which the plaintiff or defendant sue or is sued as executor, administrator or heir। अब इसमें एक बात कर दी गई है कि अनलेस कर दिया गया कि तब तक कि अगर कोई ऐसा क्लेम अराइज होता है जो उस प्रॉपर्टी की बाबत ही अराइज हो जाता है। मिसाल के तौर पे कि अगर एक बंदा जो है वो किसी प्रॉपर्टी की बाबत उसको मुकर्रर कर दिया गया है एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या वो लीगल हेयर है, और उस प्रॉपर्टी की बाबत कोई क्लेम अराइज हो जाता है इसके एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर या लीगल हेयर होने के बाद, तो फिर जो है वो उसको पर्सनली तौर पे जो है उस दावा में क्लेम कर सकता है जॉइंटली। अब आगे क्या है? अब आगे कहता है आर सच एज ही वॉज entitled टू और लाइबल फॉर jointly with the deceased person whom he represent। अब दूसरी बात कर दी है कि अगर तो वो डिसीज पर्सन के साथ वो लाइबल है या वो जॉइंट है, तो फिर जो है वो दावा जो है किसी बंदे के खिलाफ पर्सनली तौर पे कर सकता है, उसको ज्वाइन कर सकता है उस प्रॉपर्टी की बाबत, या उसके खिलाफ जो है वो दावा हो सकता है। आगे इसका रूल 6 है जी। रूल 6 क्या कहता है? पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल where it appeals to the court that any cause of action joined in one suit cannot be conveniently tried or disposed of together, the court may order separate trial or make such order as may be expedient। रूल 6 कहता है कि अगर किसी दावा में एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर लिया गया है और कोर्ट को लगता है कि ये कन्वीनियंटली ट्रायल नहीं होंगे ये कॉज ऑफ एक्शन जॉइंटली, या इस सूट का जो दावा है वो फिर सूट का जो डिसीजन है वो लेट हो जाएगा, या कोई हर्डल आएगी, या ये बहुत तवील चलेगा, तो फिर जो है कोर्ट सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर दे सकती है, या फिर वो जो कोर्ट को बेस्ट लगेगा वो एक्सपीडिएंट ऑर्डर कर सकती है। आगे इसका जो है रूल 7 है और ये आखिरी रूल है। ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंडर। All objections on the ground of misjoinder of cause of action shall be taken at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement unless the ground of objection has subsequently arisen and any such objection not so taken shall be deemed to have waived।
अब यहाँ पे कहता है कि अगर किसी कॉज ऑफ मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कि अगर किसी कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन नहीं किया तो अगर उसकी बाबत कोई ऑब्जेक्शन लेना है तो वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लेना है। ये नहीं है कि जो है वो इशू भी फ्रेम हो गए हैं, एविडेंस भी हो गई है, जो दावा है वो लास्ट स्टेज पे चल रहा है तो आपने ऑब्जेक्शन जो है वो रेज़ कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की बाबत कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे लेना है। अगर आप नहीं लेते तो फिर उसको वेव्ड समझा जाएगा, यही समझा जाएगा कि उसको आपने छोड़ दिया। तो ये ऑर्डर 2 जो था ये फ्रेम ऑफ सूट के बारे में था। इसमें हमें बताया गया कि हम जो है किन किन कॉज ऑफ एक्शंस को जो है जॉइंट कर सकते हैं या एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन को जॉइंट कर सकते हैं। तो अगर हमने एक दावा दायर करना है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसको किस तरह हमने तहरीर करना है, कौन कौन से जो क्लेम हमको छोड़ सकते हैं, और अगर हम एक से ज़ायद क्लेम को छोड़ देते हैं तो फिर क्या उसको दोबारा उस रिलीफ को हम क्लेम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।